नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। आज हम यह सवाल के साथ आए हैं कि जो आज हमारी सरकार है केंद्र की, उसे देश के पर्यावरण इन्वायरमेंट की कोई चिंता है या नहीं। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि क्योंकि देश के अनेक हलकों से और ख़ासकर जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट संदर्भ ये है कि सरकार ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA यानी पर्यावरण मूल्यांकन का जो प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग तरह की परियोजनाओं से, उसके बारे में एक नया ड्राफ्ट पेश किया है। और एक ये ड्राफ्ट अगर लागू हुआ तो ये 2006 में जो पिछला ये नोटिफिकेशन हुआ था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, उसकी जगह लेगा। ये जो नोटिफिकेशन होते हैं ये 1986 में जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था उसके तहत होते हैं। और इसके तहत देखा यह जाता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा, उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी है वो क्या करेगी, और उसमें एक जो कॉस्ट एंड बेनिफिट कि इसमें कितना इन्वायरमेंट को नुकसान होगा और कितना लाभ होगा उसकी तुलना में समाज को, इस मूल्यांकन के आधार पर क्लियरेंस मंजूरी दी जाती है उस प्रोजेक्ट को। तो उसके बारे में एक नया ये ड्राफ्ट आया है जो अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक आम जनता को अपना जवाब देने के लिए मौका दिया है। तो हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनको इससे दिक्कत क्या है, और इसके लिए हम चलेंगे देश की जानी मानी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पर्यावरणवादी कार्यकर्ता कांची कोहली जी के पास। कांची कोहली जी ने इस टॉपिक पर, इस विषय पे लिखा भी है, और इसे चूँकि वो पर्यावरण के मामलों से जुड़ी रहती हैं तो हमारे लिए वो एक कहा जा सकता है कि काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं जो हमें इसको समझा सकें। कांची जी, आपका स्वागत है। आप लोगों को क्या दिक्कत है ये जो ड्राफ्ट अभी सरकार ने रखा है उससे? असल में पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो एक सबसे पहली बात है कि समाज से दूर नहीं है। तो पर्यावरण और समाज जो है बहुत जुड़ा हुआ है। और अभी का जो नया दो तरह के इसमें मुद्दे उठ के आ रहे हैं। एक तो जो ये ड्राफ्ट है, इसकी जो जिस समय ये आया है, जब लोग इस पूरी आपदा से जूझ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोविड-19 से लोग परेशान हैं, तब एक नया कानून, बहुत बड़े बदलाव का कानून सामने आ रहा है। तो आप इसको पूरी तरह से बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे, स्पेशली जहाँ पर इन परियोजनाओं के प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ने वाले हैं। जहाँ पर खदानें खुली हैं, जहाँ पर रोड बन रहे हैं, जहाँ पर बांध बन रहे हैं, वहाँ पर इसकी बात पहुँचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठोस तरीके से सब्सटैंशियल लेवल पर अगर आप इस ड्राफ्ट को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि EIA के कानून में कमियां नहीं हैं। बहुत कमियां हैं। 1994 के बाद इसमें बहुत कमियां आई हैं, लेकिन अभी का ये जो ड्राफ्ट है उसको किसी दूसरी हद पर लेकर जा रहा है। मतलब आपको ऐसी इसमें ऐसे बदलाव हैं कि कुछ ऐसी परियोजनाएं जिनको स्वीकृति की या अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ऐसे प्रावधान लेके आए गए हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि अगर आप पूरा बिना स्वीकृति लिए पूरी परियोजना बना लीजिए, फिर भी आप आके उसको पोस्ट फैक्टो या बाद में उसकी आप स्वीकृति ले सकते हैं। तो मतलब उसका जो मूल उद्देश्य कि आप किसी भी परियोजना खड़ी करने से पहले उसका प्रभाव देखेंगे समाज के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, वहाँ की आजीविका के ऊपर। वो ना करते हुए आप पूरा का पूरा परियोजना खड़ा कर दीजिए और फिर आप बोल दीजिए सॉरी, माफ़ी दे दीजिए और अब हम थोड़ी पेमेंट कर देते हैं या सुधार कर देते हैं। उस तरह की चीज़ें इस ड्राफ्ट में ली गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। नहीं तो अभी जो 2006 का जो नोटिफिकेशन था जो कि अभी भी लागू है जब तक ये नया नहीं आ जाता है, तो क्या आपने हालांकि कहा कि 1994 में जब पहला नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से कई दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन 2006 का जो नोटिफिकेशन अभी है, क्या आप उसे सेटिस्फैक्ट्री मानती हैं? आई थिंक जो भी पर्यावरण के मुद्दों पे या सामाजिक कार्य करते हैं वो उसको पूरी तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानेंगी, क्योंकि
वो काफ़ी हद तक अभी भी हमको बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रावधान देता है, जैसे पूरा आंकलन, ज़्यादा से ज़्यादा परियोजनाओं का पूरा आंकलन हो, जन सुनवाई की उसमें पूरी प्रक्रिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2006 के कानून में अभी भी हैं, जिसको लोग, ऐसा नहीं है कि सरकार उसको लागू करना चाह रही है, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल करके अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो उसमें काफ़ी कमियां हैं, और जो कमियां नहीं है लोग उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर पूरी लिटिगेशन चल रही है। लेकिन अभी जो कानून आया, जो ये बदलाव लेने आने वाले हैं, उसमें ऐसे आपको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं, 43 इसमें परियोजनाएं लिखी जाएंगी। लेकिन अगर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की होंगे, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की होंगी, उन्हें क्लियरेंस नहीं लेना होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे आप देख लीजिए हमारा इस तरह का जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, पार्लियामेंट बनेगा, उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से काफ़ी ऐसी चीज़ें उसमें हैं कि आपको दर्शाती हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन आप बारीकी से पढ़ेंगे तो काफ़ी उसमें उसको पूरी बिना पर्यावरण प्रभाव आंकलन करते हुए आप स्वीकृति ले सकते हैं। ऑनलाइन एक फॉर्म भर के उसकी स्वीकृति ले सकते हैं, जन सुनवाई ना करिए। एक मुद्दा ये हमेशा रहता है, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, विकास बनाम पर्यावरण की रक्षा। भारत के सामने विकास की भी चुनौती है। हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए ताकि लोगों को रोजी रोटी मिल सके, और एक उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन स्तर है, वो ऊंचा हो सके। तो इसके बीच अगर सरकार को महसूस हुआ कि अगर हम ऐसा कुछ बदलाव करते हैं तो इससे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए आसान स्थितियाँ बनेंगी, तो क्या ये एक जायज़, एक वाजिब चिंता नहीं है उनकी? असल में इसमें दो चीज़ें देखना ज़रूरी है। एक, ये कानून कभी नहीं कहता कि आप परियोजनाएं खड़ी ना करिए। ये सिर्फ इतना कहता है कि आप उसका अध्ययन करिए, पर्यावरण और समाज के ऊपर जो प्रभाव होंगे, जो बिजनेस के लिए भी ज़रूरी हैं, तो अगर वो प्रभाव होंगे उसके लिए आप इस तरह के शर्तें लिख दीजिए, या उसको उस ठोस तरीके से पूरे व्यापक रूप से समझिए। उसके बाद ही किस जगह पर क्या परियोजना लगनी चाहिए उसके बारे में बात करिए। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख लीजिए, बागजान ऑयल फायर हुआ, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ, कहीं पे फैक्ट्रियां जल रही हैं, बॉयलर ब्लास्ट हो रहे हैं, ये बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर आप ये सारी प्रावधान ये उसमें जोड़ते हैं और उसका पालन करते हैं, तो ये लोगों के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो ये ऐसा कानून आया गया था कि जो अगर इसको आप ठोस तरीके से माने तो ये सबके लिए अच्छा हो सकता है। जी कांची जी, आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो कांची जी ने इसका एक पर्सपेक्टिव दिया है, जो नया इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट आया है उसके नोटिफिकेशन के लिए। अब हम चलेंगे रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहकर्मी, हमारे सहयोगी आवेश तिवारी। आवेश जी उस स्टेट में हैं, उस राज्य में हैं जहाँ पर पर्यावरण हमेशा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहाँ पर पर्यावरण का संबंध जो आदिवासी जन समुदायों से जुड़ता है, तो आदिवासी जन समुदायों की तरफ से भी के लिए भी और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी वो एक संवेदनशील वहाँ पर स्थितियाँ रही हैं। आवेश जी, ये जो कांची जी ने एक विश्लेषण दिया कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ खादान हैं, जहाँ पर इस तरह की परियोजनाएं हैं जिनमें कि बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, तो इसमें कई बातें छत्तीसगढ़ पे लागू होती हैं। अगर आप वहाँ के पर्सपेक्टिव से बताएं तो क्या इस ड्राफ्ट को लेकर वहाँ कोई जागरूकता है लोगों के भीतर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये ड्राफ्ट लाया गया, पूरा देश, न केवल छत्तीसगढ़, पूरा देश कोरोना की चपेट में है। न तो इसको लेकर के लोगों को जानकारी है, न तो पर्यावरणविद जानते हैं, न तो आम नागरिक जानते हैं, न तो जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लगातार, उनको इसकी पूरी तरह से जानकारी है। आपको याद होगा कि पिछले ही साल की बात है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर CMDC की आयरन ओर की खदानें हैं, आदिवासियों का बहुत बड़ा आंदोलन चला एक खदान को लेकर के, आयरन ओर की, और उन लोगों ने वहां पे काम ठप करा दिया। और EIA 2006 की मौजूदगी के बावजूद जब जांच की गई तो पता लगा कि जो जन सुनवाई हुई थी वही फर्जी थी। अब ऐसे वक्त में जब EIA 2006 को मजबूत करने की बात होनी चाहिए थी,
ये जो ड्राफ्ट आया है यह पूरी तरह से वायलेशन मैनेजमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का एक कानून लगता है। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, अभी जो 41 कोल खदानों के ऑक्शन किए गए, 9 खदानें हसदेव अरण्य में थी, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। अगर ये ड्राफ्ट लागू हो गया तो वहां पर पोस्ट फैक्टो के आधार पर माइनिंग पहले शुरू हो जाएगी, बाद में जाकर कहेंगे कि इजाजत दीजिए, तब क्या करेगा कोई जी। इस ड्राफ्ट में जो चीजें शामिल है खास तौर से, जैसे कि ये ड्राफ्ट कहता है कि अगर किसी वन्य जीव अभयारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में अगर कोई एक्टिविटीज की जाती है तो उस जिले के, जिस जिले में वो पड़ता है, उस जिले के लोगों की सार्वजनिक तौर पर एक बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन कोई भी माइनिंग एक्टिविटी, कोई भी बड़ा कल कारखाना लगता है तो उसका असर केवल एक जिले में नहीं पड़ता, आसपास के तमाम इलाके प्रभावित। ठीक है आवेश जी, हम आपके पास फिर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। हम जूमिन में आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट पेश किया है, उसमें क्या दिक्कतें हैं। ये ड्राफ्ट जो है, जैसा कि आवेश कह रहे थे, पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ था, उसके ठीक एक दिन पहले 23 मार्च को लाया गया और उसके बाद इसका गजट जारी करने में 20 दिन की और देर लगा दी गई, वो 10 जून के आसपास में किया गया। उसके बाद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर फीडबैक देने के लिए 30 जून की समय सीमा दे दी, जबकि जो इस मैंडेटरी होता है, जो अनिवार्य होता है, वो 60 दिन देना होता है। इसी लॉजिक को मानते हुए, इसी दलील को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए जो समय सीमा है उसको बढ़ाकर 11 अगस्त अब कर दिया है। लोग इस पर अपना फीडबैक देंगे, अपेक्षा है इसके ऊपर, जो खासकर जो पर्यावरण के लिए जागरूक लोग हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आखिर इस सवाल को लेकर कितनी संवेदनशील है यह जानने की कोशिश करेंगे और पर्यावरण से जुड़े कुछ और सवालों के लिए हम एक और देश के जाने माने पर्यावरणविद के पास चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. आज जूमिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना के लिए जो नया ड्राफ्ट सरकार ने रखा है उसके ऊपर, जिसके ऊपर पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं को भारी आपत्तियां हैं। और वो आपत्तियां क्या हैं, ये ब्रेक के पहले हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो आखिर सरकार इन आपत्तियों को लेकर संवेदनशील क्यों नहीं है, यह जानने के लिए हम चलेंगे महेश वर्मा जी के पास। राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि आज की जो सत्ताधारी पार्टी है और जो सत्ताधारी सरकार है उसको पर्यावरण की चिंता क्यों नहीं है। महेश जी, आप, विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन होना चाहिए और 2006 का जो नोटिफिकेशन था उससे तो पहले ही जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ता थे असंतुष्ट थे कि वो पूरा इफ़ेक्टिव नहीं है। अब जो आज की सरकार है इसने नया ड्राफ्ट लाया है और इसके बाद तो जो 86 का कानून है पर्यावरण बचाने का, उसका कोई मतलब नहीं बच जाएगा, ये कहा जा रहा है। आखिर यह स्थिति क्यों है, सरकार क्यों पर्यावरण की कोई चिंता नहीं करना चाहती है? नहीं सुरेंद्र जी, ये तो कहना मुझे सार्थक प्रतीत नहीं होता है कि सरकार चिंता नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री के ही प्रयासों का देन है कि विश्व में एक पर्यावरण को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत की एक धाक जमी है। या वो सौर ऊर्जा का उत्पादन करना या सौर ऊर्जा को लेकर अफ्रीकी देशों के साथ बात करना या फिर
एक इसके ऊपर प्रस्ताव लाना और उस प्रस्ताव को जो है पूरे विश्व के देशों का समर्थन मिलना, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर जो हमारी संजीदगी है, भारत की जो संजीदगी है और भारत की जो मेहनत और प्रधानमंत्री का जो इसके को लेकर दूरदर्शिता या उनकी कार्यकुशलता है, निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारी भरकम समर्थन के साथ एप्रिसिएशन भी मिला है। अब सवाल उठता है कि उसके मद्देनजर अगर कोई विश्व स्तरीय प्रस्ताव या विश्व स्तरीय कोई मानक तय किया गया, उस मानक के तय अगर उस मानक मानदंड के ऊपर अगर भारत में कुछ बदलाव लाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको आपके दर्शकों को या जो इसको लेकर चिंता कर रहे हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार जो है पर्यावरण के मामले में कोई ऐसी ढील नहीं देने जा रही है जिसको चिंता व्यक्त किया जाए। महेश जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यही तो कहा जा रहा है कि भारत ने जो विश्व समुदाय से कमिटमेंट किया हुआ है, पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौता हुआ था, उस ये पूरे जो बदलाव लाए जा रहे हैं, जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का है, बहुत व्यापक दायरे के परियोजनाओं को स्ट्रेटेजिक दायरे में ला देने का है, या इस जो हल्के जुर्माना जो लोग वायलेट करेंगे, जो इसमें ये प्रोविज़न है कि एक आम नागरिक किसी उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकेगा, वो या तो सरकारी अधिकारी करेगा या फिर जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट को लागू कर रहा है, वही खुद सूचना देगा कि हमसे ये वायलेशन हो गया, इसका जुर्माना आप हमसे ले लीजिए। इसको आप कैसे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कानून की जो कही जाए कि कानून की जो कड़ाई है ना, वो ढिलाई या कह लीजिए कि आदमी की ढीठता जो है, कहीं वो ढीठ ना बन जाए किसी भी तरह से और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए कानून की एक जो शिकंजा जो आदमी कसता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे एक विषय पर, ऐसे मुद्दे पे जिसमें स्वयं से व्यक्ति पहल करे, स्वयं से व्यक्ति आगे आके अनुशासित होकर और पर्यावरण बचाने की दिशा में काम, जब तक ये मानसिकता आप तैयार नहीं करिएगा, किसी भी देश में कोई भी कानून सफल नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन हुआ और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके तहत जो है भारत सरकार काम नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग कानून नहीं बना रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है, भारत सरकार की अगर आज भी प्रधानमंत्री ने हाल में ही जिस तरह से विश्व को संबोधित किया यूनाइटेड नेशन के, और उसके ऊपर उन्होंने एक क्रेडिट भी देश को इस बात के लिए दिया कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से, जनता के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से, गैर सरकारी संस्थानों के प्रयास से जो हमने अचीव किया है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन की जो समस्या थी, वो सबसे ज़्यादा अगर उसको रोकथाम करने में कोई देश अग्रणी रहा तो भारत रहा है। तो निश्चित रूप से भारत में इस बात को लेकर कि से कोई कंफ्यूजन या दुविधा क्रिएट करना, किसी तरह से उसको लेकर कोई अफवाह जड़ित करना, ये मुझे लगता है कि इस अभियान को धक्का देने की बात। चलिए, अगर वो अफवाह है तो आपने तो काफ़ी विस्तार से जवाब दिया और आपने अपनी बात रखी, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे देश की एक जानी मानी पर्यावरणवादी कार्यकर्ता भौवेन कंधारी जी के पास। भौवेन जी, आप का स्वागत है। भौवेन जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू जी। आप अभी जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से महेश जी जो बोल रहे थे, वो आप सुन पाई क्या? हाँ जी, मैंने सुना है। उन्होंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने विश्व स्तर पर जितना काम वो कर रहे हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उतना तो कोई और कर नहीं रहा है। और उन्होंने जो भी ये जो ड्राफ्ट आया है, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। ऑफकोर्स ये ज़रूर हो सकता है कि वो भी चाहते वही हैं। हम तो इनफैक्ट बहुत बारी मैं बोलती हूँ कि उन्होंने खुद पिछले साल न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट पे हर जगह वही चीज़ें बोली हैं जो हमारे जैसे पर्यावरण के लोग बोल रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज के बारे में कि एक इमरजेंसी है और हमें एकदम एक्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की बातें करी हैं। लेकिन जो होता है वो यहाँ पर वो बहुत ही अलग हो रहा है। अब वेदर उनके जो एडवाइजर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो ठीक नहीं इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या क्या हो रहा है। अभी हाल में ही देखिए, अगर हम कोल को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और
माइनिंग यूनिट्स हम शुरू कर रहे हैं कोल के, तो कहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी? अभी हम जहाँ बैठ के दिल्ली में बात कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित कैपिटल है। हमें तो बाकी देशों से भी स्टेप्स आगे जा रहा है। लॉकडाउन जो था हमने ऐसा लगता है भोविन जी की आवाज़ टूट रही है, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है आवाज़। अगर भोविन जी जुड़ जाती हैं फिर से तो हम उनके पास फिर चलेंगे। अभी हम चलेंगे आवेश तिवारी जी के पास, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। आवेश जी, आपने ये सारी बातें आपने सुनी, तो आपने महेश जी की ये बात सुनी कि जो सरकार कर रही है वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उसके मुताबिक कर रही है, और वो जितना कर रही है दुनिया की कोई सरकार कर नहीं रही है पर्यावरण को बचाने के लिए। अगर आप अपने छत्तीसगढ़ में ही अगर हम एक बार फिर से चलें और वहाँ के अनुभव को आप देखें, तो क्या ये बातें आपको लगता है कि ये ज़मीन पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है? सरकार जब अस्तित्व उसने कहा था कि हम व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाएंगे, तो दरअसल ये जो पूरा EIA है, हम छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ये देख के साफ लगता है कि राज्य और केंद्र की पर्यावरणीय मंजूरी को आसान करने की एक प्रक्रिया मात्र लगता है, जबकि पर्यावरण अपने आप में समग्र है। और एक बात और है जो हम नहीं कह रहे हैं, जिस पर कम बातें हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में केवल आदिवासी नहीं रहते। यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ के जो पूरा वन संपदा है, जंगली जीव हैं, उन सब पर इनका व्यापक असर पड़ने वाला है। ये जंगली जो जानवर हैं, जंगली जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो किस जन सुनवाई में आएंगी? आपको बताऊं, एक बड़ा उदाहरण देता हूं, कितना खतरनाक है। तो ये अभी कह रहे थे भाई साहब कि ये इंटरनेशनल लेवल का है। छत्तीसगढ़ में एक नई राजधानी 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना दिया गया, नया रायपुर के नाम से, न्यू कैपिटल, ये डिजाइनर पूरा सिटी है। आज वहां पे कोई रहने नहीं जाता, हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन गए, कोई नहीं रहता। और रायपुर का, खासतौर से रायपुर शहर का पूरा का पूरा समूचा पर्यावरणीय जो यहाँ का तंत्र था, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। EIA जो है 2020, वो कहता है कि 20,000 वर्ग मीटर से लेकर के 1.5 लाख वर्ग मीटर तक के जो भी निर्माण होंगे, उसमें किसी तरह की पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, जबकि NGT ने इसको खारिज कर रखा है। NGT ने खारिज कर रखा। इसका मतलब कि NGT के खिलाफ भी जाते हुए EIA इसको आसान कर रहा है। मतलब साफ है, व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को आसानी, लेकिन जो आदमी, जो पिछड़े लोग आवाज नहीं उठाते थे, आदिवासी, उनके लिए मुश्किलों का दौर इस कानून से शुरू होने लगा। जी, भाविन जी फिर जुड़ गई हैं हमारे साथ फोन पर। भाविन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो 2006 का जो वो पिछला नोटिफिकेशन था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, उसमें रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही शिकंजा उसके तहत बहुत था। उसकी वजह से कंपनियों को अपना कारोबार करने में दिक्कत आ रही थी, जबकि वर्तमान सरकार जो है हमारी, इसका जो मकसद है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स होता है, उसमें भारत को ऊपर ले जाना है ताकि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द से जल्द बन सके। तो अगर इस मकसद को रखें और इसके लिए अगर ये चेंज लाया गया है, तो इसमें क्या नुकसान है? आप मेरे को बताइए, हम सब हर तरीके से, हमारे बच्चे हैं घर में, अगर हमारे बच्चे का फ्यूचर ही नहीं है, वो जिएंगे ही नहीं। अगर हम पर्यावरण को इतने हद तक डैमेज कर देंगे जो हो रहा है इस वक्त, हम जहाँ बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ शहर, वो दुनिया की सबसे दूषित कैपिटल है। अगर हमारी प्रायोरिटीज ये हुई तो आप सोचिए, जब बच्चे, हमारा फ्यूचर ही नहीं है तो क्या कर लेंगे आप $5 को? हम बिल्कुल ही अपना जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है। अब हम इस हद तक आ चुके हैं, जो क्लाइमेट क्राइसिस की बात हो रही है सारी दुनिया में हुई है। हमारे माननीय श्री मोदी जी भी जब गए पिछले साल न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट पे, उन्होंने
ऐसा लगता है कि भविन जी के साथ फ़ोन में नेटवर्क में फिर दिक्कत आ रही है। फिर भी भविन जी ने अपनी बात ये कही, उन्होंने कहना यह चाहा कि अगर हमारे बच्ची, हमारे आने वाली पीढ़ियां ही अगर नहीं रहेंगी तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर हम लोग क्या करेंगे, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हम लोग क्या करेंगे। यह एक वाजिब सवाल है, क्योंकि पर्यावरण का संबंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। उसका संबंध इस बात से है कि विकास ऐसा हो जो टिकाऊ हो, जिसका लाभ मिले और वो विकास के फ़ायदे सबको मिलें। ऐसा ना हो कि विकास की प्रक्रिया में कुछ तबके उजड़ जाएं, कुछ तबकों के जो हित हैं वो और भी अफेक्टेड हों। और ये तमाम बातें उस समय हम लोगों को दिल्ली में और भी ज़्यादा महसूस होती हैं जब अक्सर यहाँ दिवाली के आसपास यहाँ धुंध छा जाती है और पूरा पर्यावरण एक तरह से धुआं भर जाता है। उस समय इस बात की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लियर, साफ़ सुथरा करने के उपाय किए जाने चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो की व्यवस्था की गई थी वो इसी मकसद से की गई थी। तो शायद आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, लेकिन ऐसा आरोप है, ऐसी शिकायत है कि फ़िलहाल इसे और भी कमज़ोर किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने जूम इन में इस सवाल को समझने की कोशिश की। हम अपने अगले अंक में एक और समस्या, एक और मुद्दे के साथ आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।